3 हफ्ते पहले मैं कोर्टरूम में बैठा था और मैंने अपनी ही माँ को रोते देखा, लेकिन वो आंसू मेरे लिए नहीं थे। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि जज ने उससे एक सवाल पूछा और उसके पास जवाब नहीं था। मेरा नाम ओपल है, उम्र 27 साल, और जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी अपनी बहन ने मेरी पहचान चुरा ली है, उसी दिन मेरे अंदर का भरोसा मर गया। उसने मेरे नाम पर 7 क्रेडिट कार्ड खुलवा दिए, 2 पर्सनल लोन भी, और करीब 78 लाख रुपये के बराबर कर्ज मेरे सिर पर छोड़ दिया, जबकि मैं अपनी पहली खुद की घर की डाउन पेमेंट के लिए दिन-रात काम कर रहा था। और जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने मुझे न्याय नहीं दिया। उन्होंने मुझे माफ कर देने का भाषण दिया। परिवार है बेटा, धीरे-धीरे भर देना। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उस कर्ज के साथ मेरा भविष्य भी गिर गया था। और जब मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज की तो मेरी बहन की पेशी पर मेरे माता-पिता कोर्ट में आए मुझे बचाने नहीं, मुझे गलत साबित करने। उन्होंने मेरे सामने जज के सामने कहा कि मैं बदले की भावना से कर रहा हूँ, मैं दिल की कठोर हूँ, मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ। जज ने सब सुना और फिर बस एक सवाल पूछा, और वही सवाल इस कहानी की सबसे बड़ी चाबी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसी कहानियाँ सच्ची लगती हैं, दिल से लगती हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखो आप कहाँ से देख रहे हो और वहाँ अभी क्या समय है। अब मैं आपको 4 हफ्ते पीछे ले चलता हूँ, उस सुबह पर जब मेरे फ़ोन की एक छोटी सी नोटिफिकेशन ने मेरी पूरी दुनिया उधेड़ दी। मैं हमेशा से पैसों में सावधान रहा हूँ, शायद इसीलिए मैं एक मिड साइज फाइनेंशियल कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करता हूँ। मेरी आदत है हर खर्च ट्रैक करना, हर ट्रांजैक्शन, हर रुपया, हर छोटा बिल। मैंने अपनी क्रेडिट हिस्ट्री साफ रखी थी, मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, और 27 की उम्र में मैं डाउन पेमेंट भी जोड़ चुका था। मैं एक छोटा सा स्टूडियो फ्लैट किराए पर रहता था, कुछ खास नहीं, बस 4 दीवारें और एक खिड़की, लेकिन वो मेरी मेहनत का घर था। मैंने किसी से मदद नहीं ली थी, क्योंकि बचपन से यही मेरी भूमिका थी। मैं मजबूत हूँ, मैं संभाल लेता हूँ। हमारे घर में मैं आसान बच्चा था। मेरी बड़ी बहन हमेशा संवेदनशील, कमजोर, ध्यान चाहने वाली, पूर्णविराम माँ अक्सर बोलती, ब्रियाना दिल से बहुत नाजुक है, तुम समझदार हो, तुम एडजस्ट कर लोगे। और मैं सच में एडजस्ट करता रहा। माँ बाप ने उसकी पढ़ाई, उसका किराया, उसकी कार की किस्तें सालों तक सब संभाला, और मैंने स्कॉलरशिप से पढ़ाई की, पार्ट टाइम काम किया, कई रातें 2 रुपये की मैगी में गुजारी। मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे पता था शिकायत करने से भी कुछ नहीं बदलता। और उस खुद पर निर्भर बनने की आदत ने ही मुझे सबसे आसान शिकार बना दिया। ये मैं तब नहीं समझा था। कुछ महीने पहले हमारे घर में एक फैमिली डिनर हुआ। बहन का आइडिया था। सोशल मीडिया पर वो फैमिली बॉन्डिंग वाले पोस्ट डाल रही थी और माँ उस पर फिदा थी। मैं ऑफिस से थका हुआ आया, फिर भी समय पर पहुंचा, कुछ लेकर गया, टेबल लगाई, सब किया जैसे हमेशा करता था। बहन देर से आई और जैसे ही वो अंदर घुसी, माँ उसके गले लग गई जैसे सालों बाद कोई खोया हुआ बच्चा मिल गया हो। उसके हाथ में ब्रांडेड बैग था, बहुत महंगा। माँ ने बस इतना कहा, इतना खर्च मत किया कर, तुम्हारे हालात। और बहन ने मुस्कुरा कर टाल दिया, माँ सब कंट्रोल में है। किसी ने नहीं पूछा पैसा कहाँ से आया, किसी ने नहीं पूछा वो इतनी शान से जी कैसे रही है, क्योंकि हमारे घर में सवाल हमेशा मुझसे पूछे जाते थे, उससे नहीं। डिनर के दौरान पूरा घर उसी के आसपास घूम रहा था, उसकी नौकरी, उसका नया घर, उसकी डेटिंग, उसके स्ट्रगल्स, पूर्णविराम। और जब मैंने एक बार हल्के से कहा, मैं भी अपना घर लेने की तैयारी कर रहा हूँ, माँ ने बिना ध्यान दिए बस इतना कहा, अच्छा ओपल, प्लेट्स हटा देना। उस रात किचन में बहन ने मुझे घेर लिया, यार तुम्हारा लैपटॉप दे दो थोड़ी देर के लिए, मुझे ईमेल चेक करना है, फ़ोन मरने वाला है। मैंने बिना सोचे दे दिया। वो 20 मिनट तक कमरे में रही, मुझे लगा ईमेल ही देख रही होगी। मुझे क्या पता था कि वो मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे सेव्ड फोल्डर्स,
मेरे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाले नाम से रखे फाइल्स सब खंगाल रही है। मुझे क्या पता था कि वो डिनर असल में मिलिट्री रिकॉनेसेंस था, जासूसी तैयारी योजना। और ये पहली बार नहीं था। 3 साल पहले हम कुछ महीनों के लिए साथ भी रहे थे। उस समय उसने कई मासूम सवाल पूछे थे। अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर बताना ज़रा, फ़ोन प्लान में जोड़ना है, पुराना एड्रेस याद है, माँ का मिडल नेम क्या है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और मैंने हर बार जवाब दिया, क्योंकि मुझे सिखाया गया था परिवार से कुछ छुपाते नहीं। अब सोचो ये सब सवाल मिलकर क्या बनाते हैं, किसी की पहचान की पूरी चाबी। और मैं वो चाबी अपनी बहन के हाथों में खुद रख रहा था। फिर वो मंगलवार की सुबह आई। समय था करीब 7:42। में ब्रश कर रहा था और फ़ोन पर नोटिफिकेशन चमका, क्रेडिट स्कोर अलर्ट, आपका स्कोर बदला है। मैं लगभग इग्नोर करने वाला था, क्योंकि मेरा स्कोर तो हमेशा स्थिर रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने टैप कर दिया और अगले ही सेकंड मेरा ब्रश हाथ से गिर गया। स्क्रीन पर जो नंबर था वो मेरी जिंदगी का एक्सीडेंट था। मेरा स्कोर जो लगभग 780 के आसपास था, वो गिरकर 412 हो चुका था। आप समझ रहे हो, ये गिरावट किसी 2-4 लेट पेमेंट से नहीं होती। ये तब होती है जब आपका नाम किसी और की अय्याशी का बिल बन जाता है। मैंने तुरंत फुल रिपोर्ट निकाली। 7 क्रेडिट कार्ड, 2 लोन कई महीनों से चल रहे थे, कुछ डिफ़ॉल्ट हो चुके थे, कुल रकम वही जिसे पढ़ते ही दिल बैठ जाए। मैं बाथरूम के बाहर फर्श पर बैठ गया, क्योंकि पैरों में ताकत नहीं थी। मैंने सबसे पहले एक बैंक को कॉल किया, कांपती आवाज में कहा, ये गलती है, मैंने कभी ये कार्ड नहीं लिया। उधर से शांति, फिर एक ठंडी सी प्रोफेशनल आवाज, मैम, आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर पर ये सारे अकाउंट्स एक्टिव हैं क्या? आप बिलिंग एड्रेस सुनना चाहेंगी? हाँ। उसने जो एड्रेस पढ़ा वो मेरे माता पिता का घर था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने के अंदर से हवा खींच ले गया हो। मैम, आप लाइन पर हैं? वो पूछ रही थी। मैं लाइन पर था, लेकिन मैं वही इंसान नहीं बचा था जो 5 मिनट पहले था। उसके बाद जो हुआ वो और भी दर्दनाक था। मैंने अपनी रियल एस्टेट एजेंट को कॉल किया, क्योंकि मैं घर खरीदने की प्रोसेस में था। उसकी आवाज़ बदल गई। ओपल लेंडर ने आज सुबह अपडेटेड रिपोर्ट खींची, आपका प्री अप्रूवल कैंसिल हो गया है। मैं बस इतना बोल पाया, ये ठीक हो जाएगा। वो बोली, 620 से नीचे वो आगे नहीं बढ़ते और आपका 412 है। जिस घर की बालकनी का मैं सपना देखता था, वो सपना उसी दिन खत्म हो गया। 5 साल की बचत, 60 घंटे की वर्कवीक्स, छोटी छोटी खुशियों को ना कहना, सब एक रात में धूल हो गया। मैंने स्टेटमेंट्स निकाले, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी और वहाँ एक पूरी लाइफस्टाइल थी। ब्रांडेड स्टोर्स, मेकअप, शॉपिंग, ट्रैवल, स्पा, रिसॉर्ट, फ्लाइट्स। एक इंसान मेरी पहचान पर अमीर बनकर जी रहा था। और जैसे जैसे मैं डिटेल्स जोड़ता गया, मेरे अंदर एक नाम बार बार उभरता गया, मेरी बहन। मैंने सोशल मीडिया खोलकर उसके पोस्ट देखे। एक बड़े शॉपिंग बिल के अगले दिन उसका ट्रीट योरसेल्फ वाला फोटो, एक रिसॉर्ट बुकिंग के आसपास उसका लिविंग माई बेस्ट लाइफ पूर्णविराम। और फिर वो एक ट्रांजैक्शन जिसने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। तारीख थी मेरे जन्मदिन की, एक महंगा ब्रांड स्टोर, बड़ी रकम। अगले दिन उसकी फोटो, नई डिजाइनर बैग के साथ कैप्शन, ऐसा जैसे दुनिया उसी की है। मैं अपनी कार में बैठा रहा, बिना इंजन स्टार्ट किए। घंटों बाहर गर्मी थी, अंदर उससे ज्यादा। मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं चुप रहूं और अपनी बहन की अय्याशी का बिल अगले 10 साल तक भरूं, या फिर मैं वो कदम उठाऊं जो मेरे परिवार को तोड़ देगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, सीधे माता पिता के घर गया। ड्राइववे में बहन की कार खड़ी थी। मैंने नॉक नहीं किया, मेरे पास चाबी थी, माँ ने इमरजेंसी के लिए दी थी। और हाँ, ये इमरजेंसी थी। बहन सोफे पर बैठी थी, फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। मुझे देखकर उसने बस इतना कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जूते भी नहीं उतारे, सीधे पूछा, तुमने मेरे नाम पर क्रेडिट कार्ड खोले हैं? उसके चेहरे पर 3 भाव एक साथ आए, पहले नकली हैरानी, फिर पकड़ में आने वाली घबराहट,
फिर वही पुरानी एक्टिंग, क्या बकवास है। मैं ऐसा क्यों करूंगी। मैंने सब कह दिया, एड्रेस, आईपी, ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया। और फिर वो पल आया जब उसने हार मानकर कहा, ठीक है मैंने किया, लेकिन मैं वापस करने वाली थी। $78,000 तुम वापस करने वाली थी। उसने उल्टा मुझे ही दोष दे दिया। तुम्हें समझ नहीं आता मेरे लिए कितना मुश्किल था, तुम तो हमेशा सब ठीक कर लेते हो, तुमने मेरी मदद कभी ऑफर नहीं की। मैंने उसे देखा और पहली बार मेरे अंदर उसकी तरफ गुस्सा नहीं, घिन आई। मैंने कहा, तुमने पूछा नहीं, तुमने चुराया। तभी पीछे से माँ आ गई, क्या हो रहा है। पापा भी आ गए। बहन ने उसी पल रोना शुरू कर दिया, वही बटन जिसे वो सालों से दबाती आई है। और मैं उम्मीद कर रहा था कि अब माता पिता टूटेंगे, गुस्सा होंगे, मेरी तरफ खड़े होंगे। लेकिन माँ ने मेरे चेहरे की तरफ नहीं, बहन के आंसुओं की तरफ देखा और कहा, बेटा क्या हम इसे घर में ही नहीं सुलझा सकते? पुलिस तक मत जाओ। वो वाक्य मेरे ऊपर थप्पड़ बनकर गिरा। माँ, उसने मेरी पहचान चुराई है। माँ बोली, चुराई नहीं, गलती हो गई, वो परेशान थी, परिवार में होता है। मैंने पापा की तरफ देखा, वो मेरी आंखों में देखने से बच रहे थे, बस बोले, घर की बात घर में रहने दो। मैंने आखिरी बार कोशिश की, ठीक है अगर पुलिस नहीं तो लिखित में एग्रीमेंट कर लो, नोटरी करवा लो, पेमेंट प्लान, जिम्मेदारी। माँ बोली, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, मैं एक साथ नहीं मांग रहा, मैं जवाबदेही मांग रहा हूँ। बहन बोली, मैं कुछ लीगल साइन नहीं कर सकती, अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाई तो तुम मुझे सू कर दोगे। मैंने कहा, तुम पहले ही मुझे $78,000 का नुकसान कर चुकी हो, मैं तुम्हें कोर्ट से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर माँ ने वो लाइन कही जो मेरी पूरी जिंदगी का सार थी, तुम संभाल लोगे ओपल, तुम हमेशा संभाल लेते हो। बस उसी पल मेरे अंदर कुछ शांत हो गया। मैंने चाबी उठाई और कहा, हाँ मैं संभाल लूंगा, लेकिन इस बार तुम्हारे तरीके से नहीं। मैं बाहर निकल आया। और अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? क्या आप शांति बनाए रखने के लिए कर्ज खुद भर देते, या फिर आप वो कदम उठाते जो मैंने अगली सुबह उठाया? कमेंट में लिखो, इस शांति बी एक्शन। और अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला कदम सिर्फ मेरी बहन के खिलाफ नहीं था, वो मेरे पूरे परिवार के खिलाफ होने वाला था। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे लगा जैसे रात भर मैंने नींद नहीं, एक युद्ध लड़ा है। शरीर थका हुआ था, लेकिन दिमाग अजीब तरीके से साफ था, जैसे मेरे अंदर का एडजस्ट करने वाला इंसान मर चुका था और उसकी जगह कोई दूसरा इंसान जाग गया था, जो अब किसी को भी अपने ऊपर चलने नहीं देगा। मैं उठकर सीधे लैपटॉप खोल बैठा। मैं जानता था, अगर आज मैं कमज़ोर पड़ा, अगर आज मैं खुद को समझाने लगा कि चल छोड़, परिवार है, तो फिर मैं जिंदगी भर यही बिल भरता रहूंगा। और सिर्फ पैसा नहीं, अपना सम्मान, अपना भविष्य, अपना भरोसा, सब। मैंने सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट, क्रेडिट रिपोर्ट और हर उस प्लेटफॉर्म को खोलकर स्क्रीनशॉट लेने शुरू किए जहां जहां फ्रॉड दिख रहा था। एक एक ट्रांजैक्शन, एक एक डेट, एक एक बिलिंग एड्रेस। में अपने ही घर के एड्रेस को बार बार देखकर कांप जाता था। मतलब ये सब मेरे माता पिता के घर से हुआ, या तो उन्हें पता था या उन्होंने जानबूझकर आंख बंद रखी थी। दोनों बातें मेरे लिए बराबर दर्दनाक थी। फिर मुझे अपने पिछले कुछ साल याद आए, वो छोटे छोटे सवाल जो बहन ने पूछे थे। सोशल सिक्योरिटी नंबर बताना, पुराना एड्रेस क्या था, माँ का मिडल नेम, तेरा बर्थडे। ये सब सवाल अब मासूम नहीं लग रहे थे, ये तो जैसे किसी ने चाबी के दांत एक एक करके बनाए हों और फिर मेरा पूरा ताला ही तोड़ दिया हो। मैंने अपने फ़ोन में पुराने मैसेज खोजने शुरू किए, और जैसे ही मैंने SSN या सोशल जैसे शब्द डाले, मेरे सामने वो चैट आ गई, बहन का मैसेज, फ़ोन प्लान में जोड़ना है, भेज दे। और मेरा जवाब दिल वाला इमोजी के साथ। वो 9 अंक में स्क्रीन पर देर तक घूरता रहा। मेरा ही हाथ था जिसने उसे हथियार पकड़ा दिया था,
उस पल मेरे अंदर शर्म भी थी, गुस्सा भी और खुद से नफरत भी। लेकिन फिर एक और आवाज़ आई, ओपल, भरोसा देना गलती नहीं है, भरोसा तोड़ना अपराध है। मैंने खुद को संभाला और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी हुई थीं। ट्रैफिक वही था, दुकानें वही थीं, लोग वही थे, लेकिन मेरे लिए दुनिया बदल चुकी थी। ऑफिस पहुंचते पहुंचते मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं किसी भी कीमत पर सही दिशा में कदम उठाऊंगा। लंच ब्रेक में मैं अपने डेस्क से उठा और सीधे मार्कस के पास गया। मार्कस हमारे ऑफिस में 2 क्यूबिकल छोड़कर बैठता था। वो लीगल टीम में था, कॉरपोरेट कंप्लायंस, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, लेकिन वो बार पास कर चुका था और सबसे बड़ी बात, वो बातें घुमा के नहीं करता था। मैंने उससे कहा, मुझे 5 मिनट चाहिए। वो मुझे ब्रेक रूम में ले गया। मैंने उसे सब बता दिया, क्रेडिट कार्ड, लोन, रकम, एड्रेस, बहन की स्वीकारोक्ति, माता पिता का रवैया। बोलते बोलते मेरा गला सूख रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। जब मैं खत्म हुआ, मार्कस ने अपना कॉफी कप धीरे से टेबल पर रखा और बोला, ओपल, ये फैमिली ड्रामा नहीं है, ये आइडेंटिटी थेफ्ट है, फेडरल क्राइम। मैंने कहा, पर वो मेरी बहन है। मार्कस ने मेरी तरफ देखकर कहा, और उसने तुम्हें एटीएम समझा। इस तरह के लोग एक चीज पर भरोसा करते हैं कि परिवार शर्म के डर से पुलिस नहीं जाएगा। वो लाइन मेरे दिमाग में घुस गई। हाँ, वो इसी पर भरोसा करती थी। मेरी बहन ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि उसे पता था मैं चुप रहूंगा। मेरे माता पिता ने उसे बचाया क्योंकि उन्हें भरोसा था मैं झुक जाऊंगा। मैंने धीरे से पूछा, अगर मैं रिपोर्ट करूं तो क्या होगा? मार्कस ने जवाब दिया, इन्वेस्टिगेशन होगा, सबूत आएंगे, केस बनेगा, और हाँ, तुम्हारी बहन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। मेरे पेट में ठंड उतर गई। गिरफ्तारी? वो बोला, देखो, मैं डराना नहीं चाहता, पर सच यही है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारा नाम साफ हो सकता है, क्रेडिट रिपेयर हो सकता है। तुम ये सब अपने ऊपर लेकर नहीं जी सकते। उसने अपने फ़ोन पर कुछ टाइप किया और स्क्रीन मेरी तरफ कर दी। ये नंबर सेव कर लो, फाइनेंशियल क्राइम्स यूनिट। और एक और चीज, FTC कंप्लेंट भी फाइल करनी होगी आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए। मैंने नंबर सेव तो कर लिया, लेकिन उंगलियां कांप रही थीं। उस समय मेरे अंदर 2 इंसान लड़ रहे थे। एक कह रहा था, ये बहन है, माँ बाप है, तू कैसे कर सकता है? दूसरा कह रहा था, और तू कब तक खुद को मिटाता रहेगा? शाम को मैं घर लौटा। मेरे फ्लैट का दरवाजा खुला। वही सन्नाटा, वही 4 दीवारें, लेकिन अब ये सन्नाटा शांति नहीं था, ये खालीपन था। मैंने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भूख गायब थी। मैंने बिस्तर पर लेटकर छत को देखा और एक एक पल याद करने लगा। माँ का तुम संभाल लेते हो कहना, पापा का नजरें चुराना, बहन का ठंडा चेहरा। रात में मैंने फिर से मैसेज स्क्रॉल किए। अब मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, मैं पैटर्न ढूंढ रहा था, और मुझे वो पैटर्न साफ दिख गया। पहले उसने छोटी जानकारी मांगी, फिर बड़ी, फिर उसने मेरे नाम पर कार्ड खोले, फिर उसने अपने ऐश के लिए मेरा नाम इस्तेमाल किया, और जब पकड़ी गई तो उसने परिवार का ढाल उठा लिया। रात करीब 2 बजे मैं उठा, पानी पिया, और अचानक मुझे लगा, अगर मैं आज चुप रहा तो कल वो किसी और के साथ करेगी, और फिर किसी दिन ये सब मेरे ही ऊपर फिर होगा, क्योंकि जिसने एक बार यह किया वो दूसरी बार भी कर सकता है। मैंने फ़ोन उठाया, उंगलियां भारी थी, लेकिन मैंने वही नंबर डायल किया जो मार्कस ने दिया था। कॉल लगी। दूसरी तरफ एक महिला की आवाज़ आई, सख्त लेकिन प्रोफेशनल, फाइनेंशियल क्राइम्स यूनिट, कैसे मदद कर सकते हैं? मेरी आवाज़ टूट रही थी, फिर भी मैं बोला, मेरा नाम ओपल है, मेरी पहचान चोरी हुई है, और मुझे लगता है ये किसी फैमिली मेंबर ने किया है। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसने कहा, ठीक है, आप शांत रहिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। मैंने सब बताया। जब मैंने बहन कहा तो मेरे अंदर कुछ चुभा, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने उसे बताया कि कार्स किस एड्रेस पर थे, कब खुले, कितना कर्ज है, और मेरे पास क्या सबूत हैं। उसने कहा, मिस ओपल, ये क्लियर केस लगता है,
आप कल सुबह हमारे ऑफिस आ सकती हैं। मैंने हाँ कहा और फ़ोन रखते ही मेरी आंखें भर आईं। ये रोना डर का नहीं था, ये रोना उस टूटे हुए भरोसे का था जिसके टुकड़े मेरे अंदर चुभ रहे थे। अगली सुबह मैं पुलिस स्टेशन गया। वहाँ की रोशनी तेज थी, वातावरण ठंडा और कुर्सियाँ कठोर। मुझे लगा जैसे मैं किसी अस्पताल में हूँ जहाँ मरीज मैं हूँ और बीमारी मेरा परिवार। डेस्क के पीछे बैठी महिला डिटेक्टिव ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। डिटेक्टिव फोर्ड। उसकी आंखों में थकान थी, जैसे उसने ऐसे केस बहुत देखे हों। उसने मेरा स्टेटमेंट लिया, मैंने सबूत दिए, स्क्रीनशॉट्स, क्रेडिट रिपोर्ट, चैट्स। उसने ध्यान से सब देखा और फिर बोली, गोपाल, क्या तुम तैयार हो कि इस केस में तुम्हारी बहन का नाम आएगा? मैंने सांस ली, हाँ, क्योंकि वो ही है। डिटेक्टिव फोर्ड ने एक पल रुककर कहा, परिवार वाले अक्सर बाद में पीछे हट जाते हैं। प्रेशर आता है, इमोशनल ब्लैकमेल होता है, तुम पीछे हटोगी। मेरे दिमाग में माँ की आवाज़ गूंजी, तुम संभाल लोगे। और फिर मेरे अंदर से एक जवाब निकला, बहुत साफ, नहीं, इस बार नहीं। वो पहली बार हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसने किसी टूटे हुए इंसान में रीढ़ लौटते देखी हो। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, लेकिन एक बात समझ लो, ये सिर्फ तुम्हारी बहन के खिलाफ नहीं होगा, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ होगा जो उसे बचा रहा है। मैं बाहर निकला तो हवा भी अलग लग रही थी, जैसे मेरी सांसों में पहली बार अपने लिए खड़े होने की ताकत आई हो। लेकिन मुझे पता था, असली तूफान अब शुरू होने वाला है। मैंने उसी शाम अपने माता पिता को कॉल किया। मुझे लगा कम से कम उन्हें बताना चाहिए, वो चाहे मेरे खिलाफ हों, लेकिन मैं चोरी छिपे नहीं करना चाहता था। फोन उठते ही माँ की आवाज़ आई, हाँ। मैंने कहा, मैंने पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी है। कुछ सेकंड शांति रही, फिर अचानक माँ चिल्लाई, तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा, मैंने वही किया जो कोई भी करता जब उसकी जिंदगी कोई चुरा ले। माँ बोली, तुम अपनी बहन को जेल भेज दोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने धीरे से कहा, शर्म उसे आनी चाहिए जिसने मेरे नाम पर कर्ज लिया, और शर्म आपको जो उसे बचा रहे हो। तभी पापा ने फ़ोन लिया। उनकी आवाज़ दबाई हुई थी, ओपल, ये सब रोक लो, लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदारों में क्या होगा? हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? मैंने कहा, और मैं, मेरा भविष्य, मेरा क्रेडिट, मेरा घर, वो सब किसे दिखाऊं? माँ ने ठंडी आवाज़ में कहा, अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो समझ लो तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। लाइन कट गई। मैं कार में बैठा था और पहली बार 4 साल बाद मैं फूट फूट कर रोया, इसलिए नहीं कि मैंने गलत किया था, बल्कि इसलिए कि मैंने सच बोलकर भी अपना घर खो दिया था। और ठीक 3 दिन बाद पापा का मैसेज आया, रविवार 2 बजे फैमिली मीटिंग, आज जाना है। मैंने पढ़ा और मेरा दिल बैठ गया। मुझे पता था ये मीटिंग समझौते के लिए नहीं है, ये मीटिंग मेरे खिलाफ सजा तय करने के लिए है। और फिर भी मेरे अंदर कहीं एक छोटा सा बच्चा था जो चाहता था कि शायद इस बार कोई मेरे लिए खड़ा हो जाए। रविवार को जब मैं उनके घर पहुंचा और दरवाज़ा खोला तो मेरा शक सच निकला। लिविंग रूम में सिर्फ माँ, पापा और बहन नहीं थे, वहाँ मेरी आंटी, अंकल, दादी, कजिन सब बैठे थे, जैसे अदालत लग गई हो। माँ ने कहा, बैठो ओपल। मैं खड़ा रहा, ये क्या है? आंटी ने बोलना शुरू किया, बेटा, गलती हो जाती है। अंकल बोले, इतने पैसे के लिए बहन की जिंदगी बर्बाद करोगे? दादी ने सिर हिलाया, हमारे जमाने में घर की बात घर में रहती थी। मैंने चारों तरफ देखा, 12 लोग, और उनमें एक भी इंसान मेरे साथ नहीं। बहन बीच में बैठी थी, रो रही थी, जैसे असली पीड़ित वो हो। माँ उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सहला रही थी। माँ ने कहा, देखो उसे, तुम्हारी वजह से उसकी हालत। मैंने कहा, मेरी वजह से? उसने मेरे नाम पर कर्ज किया, मेरी वजह से। तभी पापा बोले, बस बहुत हुआ, केस वापस ले लो, परिवार बचा लो। और फिर वो लाइन जिसने मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। पापा ने कहा, मेरे लिए कर लो, मेरे लिए, न्याय के लिए नहीं, सच के लिए नहीं, मेरे लिए, ताकि उन्हें शर्म न उठानी पड़े। मैंने धीरे धीरे कहा,
नहीं पापा, अब नहीं। माँ खड़ी हो गई। तो फिर हमारे बीच कुछ नहीं बचा। अगर तुम उस दरवाजे से बाहर गए तो वापस मत आना। कमरे में सन्नाटा, सबकी नजरें मुझ पर। मैं बैग उठाकर दरवाजे तक गया, फिर पलटा। मैं पूरी जिंदगी वो बच्चा रहा जो कुछ नहीं मांगता, जो खुद संभाल लेता है, जो सबके लिए एडजस्ट करता है। लेकिन मैं अब किसी अपराध की कीमत नहीं चुकाऊंगा, सिर्फ इसलिए कि अपराध करने वाले का खून मेरे जैसा है। मैं बाहर निकल आया और जैसे ही मैं अपनी कार की तरफ गया, मुझे एहसास हुआ ये आखिरी बार था जब मैं उस घर में बेटा बनकर गया था। अगली बार मैं गवाह बनकर जाने वाला था। अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मुझे पता चलने वाला था कि मेरी बहन सिर्फ पहली बार नहीं कर रही थी और मेरे माता पिता सिर्फ उसे बचा नहीं रहे थे, वो मेरे खिलाफ पूरी तैयारी कर चुके थे। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो कमेंट में बस मैं हूँ लिख दो, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो सिर्फ धोखा नहीं, खुली जंग है। गाड़ी चलाते हुए मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन सच ये था कि मैं खुद को चला नहीं पा रहा था। मैं घर से निकला था, पर घर शब्द मेरे लिए उसी पल मर गया था। पीछे मैंने जो दरवाज़ा बंद किया था वो सिर्फ लकड़ी का नहीं था, वो एक पूरी जिंदगी का दरवाज़ा था, जिसमें मैं हमेशा समझदार, एडजस्ट करने वाला, खुद संभाल लेने वाला बनकर जिया। उस दिन पहली बार मुझे लगा, मैं अगर अब भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं करूँगा तो आने वाले सालों में मैं सिर्फ सांस लूँगा, जीऊँगा नहीं। मैंने अगले 3 हफ्ते ऐसे काटे जैसे कोई इंसान नहीं, कोई मशीन हो। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, घर आओ, सबूत जमा करो, ईमेल भेजो, बैंक कॉल करो, क्रेडिट ब्यूरो से बात करो, फिर रात को छत को घूरते घूरते सोचो, क्या सच में मेरी अपनी माँ ने मुझे बाहर निकाल दिया? क्या सच में मेरे पिता ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा? क्या सच में मेरी बहन ने मेरे नाम पर अपनी लिविंग माई बेस्ट लाइफ जी? डिटेक्टिव फोर्ड ने जो कहा था वो बिल्कुल सच निकला। जैसे ही केस आगे बढ़ा, मेरा फ़ोन सिर्फ कॉल से नहीं भरने लगा, धमकियों, गिल्ट ट्रिप्स और परिवार की नकली पूजा से भरने लगा। पहला मैसेज मेरी आंटी का आया, बेटा, घर की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। मैंने स्क्रीन पर वही लाइन पढ़ी और अंदर से हंसी निकल गई। इज्जत किसकी? मेरी इज्जत तब कहाँ थी जब मेरी बहन मेरे नाम का इस्तेमाल कर रही थी? मेरी इज्जत तब कहाँ थी जब माँ ने कहा था तुम संभाल लोगे? हमारे परिवार की इज्जत का मतलब बस इतना था कि लोग बाहर से देखें और कहें, वाह कितना अच्छा परिवार है, अंदर कौन टूट रहा है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। फिर मेरे कजिन का कॉल आया, ओपल तू इतना सख्त मत बन, वो लड़की है, गलती हो गई। मैंने कहा, गलती तब होती है जब आप चाय में चीनी ज़्यादा डाल दें, ये तो सालों की प्लानिंग थी। वो चुप हो गया, फिर बोला, पर वो तेरी बहन है यार। और मैं उसी वाक्य से थक चुका था। मैंने फ़ोन काट दिया। ऑफिस में मैं बिल्कुल नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करता था, लेकिन अंदर हर मिनट एक तूफान था। मेरा मैनेजर जब बोलता तो मुझे शब्द सुनाई देते थे, पर मतलब समझ नहीं आता था। कभी कभी मीटिंग में मैं बस स्क्रीन को देखता रह जाता और दिमाग में एक ही तस्वीर घूमती, मेरी माँ अदालत में मेरी बहन के लिए खड़ी मेरे खिलाफ। एक शाम डिटेक्टिव फोर्ड का कॉल आया, ओपल, हमारे पास काफ़ी सबूत हो गए हैं, डीए चार्जेस फाइल कर रहा है, अरेंजमेंट अगले हफ्ते है। मेरे दिल ने जोर से धक्का दिया, अगले हफ्ते? हाँ, तुम्हें वहाँ होना होगा, बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन मौजूद रहना जरूरी है। मैंने फ़ोन रखते ही अपने हाथों को देखा। ये वही हाथ थे जो मैंने बहन को लैपटॉप दे दिए थे, वही हाथ जिन्होंने उसे अपना नंबर भेजा था, वही हाथ जिन्होंने अपने ही खिलाफ हथियार बना दिया था। मुझे एक पल को लगा, काश मैं समय पीछे कर पाता। फिर तुरंत एक दूसरी आवाज़ आई, नहीं ओपल, समय पीछे नहीं जाएगा, अब तुम्हें आगे खुद को वापस लाना है। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने अपनी अलमारी से अपना सबसे प्रोफेशनल कपड़ा निकाला, जैसे मैं किसी इंटरव्यू में जा रहा हूँ। सच ये था कि ये इंटरव्यू नहीं था, ये मेरी जिंदगी की सुनवाई थी। मैंने बाल सेट किए,
फाइलें तैयार की, सारे डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में रखे, एक एक कागज़ मेरे लिए हथियार था। और अब आप जरा एक सेकंड रुक कर सोचिए, जिस घर में आपको सबसे सुरक्षित होना चाहिए, अगर वहीं से आपको चोट मिले तो इंसान किस पर भरोसा करे? कमेंट में बताना, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि अपने ही लोग आपकी तरफ नहीं खड़े हुए? मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ सच में। अरेंजमेंट वाले दिन सुबह मेरी सांसें भारी थी। मैं कोर्ट के बाहर खड़ा था और मुझे लगा जैसे हवा भी कठोर है। बिल्डिंग बड़ी थी, ठंडी रोशनी, सिक्योरिटी चेक, लोग हाथ में फाइलें लेकर इधर-उधर भागते, हर किसी की कोई ना कोई कहानी थी, कोई ना कोई लड़ाई। मुझे लगा मैं अकेला हूँ। फिर याद आया मैं अकेला नहीं हूँ, बस मेरा साथ देने वाला परिवार मेरे साथ नहीं। मैं कोर्टरूम के अंदर गया, लकड़ी की बेंच, जज की सीट, ऊपर सरकारी निशान, एक तरफ वकील, दूसरी तरफ आरोपी। मैं तीसरी रो में बैठा, हाथों को गोद में कसकर पकड़ रखा था ताकि कांपना न दिखे। मेरी बहन पहले से वहाँ थी, बिना मेकअप, बाल ढीले, सस्ती सी स्वेटर, जैसे कोई बहुत बेचारी बनने की कोशिश कर रहा हो। उसके पास उसका वकील बैठा था। वो मुझे देख नहीं रही थी, या शायद देखना नहीं चाहती थी। और फिर दरवाज़ा खुला, मैंने गर्दन घुमाई। मेरे माता पिता अंदर आए। माँ ने वही रविवार वाला कपड़ा पहन रखा था, जैसे किसी पूजा में जा रही हो। पापा ने वही कोट पहना था जो वो शादी ब्याह में पहनते हैं। मेरे अंदर एक छोटा सा हिस्सा फिर भी उम्मीद कर बैठा, शायद वो मेरे पास आएंगे, शायद अब उन्हें समझ आया होगा। लेकिन वो मेरे पास नहीं आए। वो मेरे सामने से गुजर गए और सीधे मेरी बहन के पीछे बैठ गए। माँ ने आगे झुककर बहन के कंधे को दबाया, जैसे वो असली पीड़ित हो। पापा ने वकील को सिर हिलाकर अभिवादन किया। माँ ने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दुख नहीं था, उसमें गुस्सा था, जैसे मैं अपराधी हूँ। उस पल मेरे अंदर कुछ ठंडा हो गया, जैसे किसी ने मेरे सीने में बर्फ रख दी हो। बेलिफ ने आवाज लगाई, ऑल राइज। जज अंदर आईन। वो महिला थी, उम्र करीब 50 के आसपास, चेहरे पर थकान नहीं, सख्ती नहीं, बस वो गंभीर शांत नज़र जो सब कुछ देखती है। कोर्ट में ऐसे लोग कम होते हैं जो ड्रामा नहीं, सच सुनना चाहते हैं। कार्रवाई शुरू हुई, नाम पुकारा गया, आरोप पढ़े गए, आइडेंटिटी थेप, क्रेडिट फ्रॉड और बाकी सब। बहन के वकील ने कहा, नॉट गिल्टी। बहन की आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे वो कोई प्रार्थना बोल रही हो। फिर उसका वकील खड़ा हुआ, योर ऑनर, डिफेंडेंट की ओर से 2 कैरेक्टर विटनेस कुछ कहना चाहते हैं। मैंने समझ लिया, मेरे माता पिता। माँ गवाह के लिए उठी, उसने शपथ ली और फिर उसने मेरी तरफ देखा, ऐसे जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ जिसे सबके सामने छोटा करना है। योर ऑनर, माँ ने कहा, मेरी बेटी ने गलती की है, लेकिन वो अपराधी नहीं है। वो अच्छी लड़की है, वो बस गलत संगत, तनाव, परेशानी। जज ने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। और फिर माँ ने अपना असली हथियार निकाला। लेकिन ओपल हमेशा से अपनी बहन से जलती रही है। वो बदले की भावना रखती है, वो कठोर है। उसने इस मामले को परिवार के अंदर सुलझाने की बजाय पुलिस के पास जाकर हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाई। मेरी पलकों में आग भर गई, मेरा गला सूख गया। मैं उठकर चीखना चाहता था, ये झूठ है। मैंने तो पहले आपसे बात की थी, मैंने तो एग्रीमेंट मांगा था। लेकिन कोर्ट में आप बीच में नहीं बोल सकते, आप बस बैठकर अपना चरित्र कटता देख सकते हैं। फिर पापा उठे, उनका बयान छोटा था, लेकिन उससे भी ज्यादा चोट लगा। योर ऑनर, ओपल ने हमें मौका नहीं दिया, उसने सीधे पुलिस में रिपोर्ट कर दी। ब्रियाना वापस करने वाली थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर पानी फेंक दिया हो। मौका, मैंने तो घर में बैठकर रो रो कर विनती की थी। मैंने तो कहा था, लिखित में कर लो, पेमेंट प्लान बना लो। उनके शब्द हवा में तैर रहे थे और लोग मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे लगा मेरे माथे पर लिखा है, विंडिक्टिव डॉटर। मैं उस पल अपने अंदर की आवाज़ सुन रहा था, ओपल, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुझे बचपन से अकेला छोड़ा, आज भी छोड़ रहे हैं। जज ने दोनों की बात सुनी, चेहरा
एकदम शांत, कोई रिएक्शन नहीं। फिर उन्होंने फाइल खोली, कागज़ पलटे, चश्मा ठीक किया और पहली बार मेरी तरफ नहीं, मेरे माता पिता की तरफ सीधे देखा। मिस्टर और मिसेज, उन्होंने नाम लिया। आप दोनों 1 मिनट खड़े रहिए। मेरे माता पिता सीधे खड़े हो गए, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल बुला ले। जज ने बहुत शांत आवाज में कहा, आपकी गवाही मैंने सुनी। आप कह रहे हैं कि आपकी एक बेटी ने धोखाधड़ी की, लेकिन वो अच्छी लड़की है और दूसरी बेटी जो पीड़ित है वो विंडिक्टिव है, ठीक? माँ जल्दी से बोली, जी योर ऑनर। वो जज ने हाथ उठाया, रुकिए मैं अब बोल रही हूँ। कोर्टरूम में इतनी खामोशी हो गई कि मुझे एसी की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। जज ने फाइल में देखा, यहाँ लिखा है 7 क्रेडिट कार्ड, 2 लोन, कुल रकम लगभग। उन्होंने नंबर पढ़ा और ये सब पीड़ित के नाम पर, पीड़ित के एड्रेस और आपके घर के एड्रेस के जरिए। माँ ने बोलने की कोशिश की, वो परेशान थी। जज ने बिना ऊंची आवाज किए कहा, मैंने कोई सफाई नहीं मांगी मिसेज, मैंने सवाल भी नहीं पूछा अभी। और फिर जज ने अपना चश्मा उतारा, दोनों हाथ जोड़कर मेज पर रखा और कहा, मेरे पास आप दोनों के लिए एक सवाल है। मेरी सांस रुक गई। जज की आवाज बहुत सामान्य थी, लेकिन उसमें वो ताकत थी जो झूठ की दीवारें हिला दे। अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट आपकी बेटी को नरमी दे और आप मानते हैं कि इस मामले को परिवार के अंदर सुलझाया जाना चाहिए था, तो मुझे बताइए, जज ने कहा। पिछले 4 हफ्तों में आपने अपनी पीड़ित बेटी को ओपल को उस नुकसान की भरपाई के लिए क्या ऑफर किया? माँ ने मुंह खोला, आवाज नहीं निकली। जज ने थोड़ा आगे झुककर कहा, क्या आपने वो रकम चुकाने का ऑफर किया? क्या आपने कोई पेमेंट प्लान दिया? क्या आपने कोई लिखित एग्रीमेंट बनाया? क्या आपने एक बार भी कहा, बेटा चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं? पापा ने नीचे देखा, माँ के हाथ कांप रहे थे। कुछ सेकंड बीते, फिर जज ने वही एक लाइन कही जो मेरी माँ को तोड़ देगी और मुझे पहली बार न्याय महसूस कराएगी। मैं पैसा है या नहीं नहीं पूछ रही, जज ने कहा, मैं पूछ रही हूँ क्या आपने ऑफर किया? माँ के चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखें भर आईं। वो पहली बार रोई, लेकिन ये रोना बहन के लिए नहीं था, ये रोना इसलिए था क्योंकि उसका झूठ पकड़ लिया गया था। उसने धीमे से कहा, हमारे पास। जज ने फिर कहा, ऑफर किया? माँ के पास जवाब नहीं था, पापा के पास जवाब नहीं था। और जज ने बहुत शांत, बहुत साफ शब्दों में कहा, आप दोनों ने कोर्ट से दया मांगी, लेकिन पीड़ित बेटी के लिए आपने कोई दया नहीं दिखाई। आप चाहते हैं कि कानून आपकी अपराधी बेटी पर नरम हो, लेकिन आपने अपनी पीड़ित बेटी को अकेला छोड़ दिया। ये बात रिकॉर्ड में नोट की जाएगी। मैं वहाँ बैठा था और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे से एक भारी पत्थर हटा दिया। पहली बार किसी ने मेरी बात बिना मुझे बोले समझ ली। पहली बार किसी ने देखा कि मैं कठोर नहीं हूँ, मैं बस टूटने से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ अब सच में रो रही थी, लेकिन ये आंसू मेरे लिए भी नहीं थे। ये आंसू इस बात के थे कि जज के सामने उसकी परिवार बचाने वाली कहानी गिर गई। जज ने फिर बहन की तरफ देखा, मिस, उन्होंने नाम लिया। आपने नॉट गिल्टी कहा है, लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड और शुरुआती सबूत हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। इस केस में ट्रायल डेट तय होगी और कुछ कंडीशंस रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर, पासपोर्ट सरेंडर और रेगुलर रिपोर्टिंग। बहन के वकील ने बोलने की कोशिश की, लेकिन जज ने हाथ उठाया। आप अपनी क्लाइंट को सलाह दें कि प्ली डील पर गंभीरता से विचार करे, क्योंकि सबूतों का पैटर्न काफ़ी स्पष्ट है। गेवेल की आवाज़ आई, मामला अगले चरण में चला गया। कोर्टरूम की हवा बदल चुकी थी। बहन ने पहली बार पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्म नहीं थी, उसमें नफरत थी, जैसे मैं उसके हक का रास्ता रोक रहा हूँ। और उसी पल मुझे सबसे बड़ा सच समझ आया। मेरी बहन को दुख इस बात का नहीं था कि उसने क्या किया, उसे दुख सिर्फ इस बात का था कि वो पकड़ी गई। कोर्ट खत्म हुआ, लोग उठने लगे, मैं वहीं बैठा रहा। पैरों में जान नहीं थी। फिर मैं धीरे से उठा और बाहर निकला। बाहर धूप थी।
लेकिन मुझे ठंड लग रही थी। सीढ़ियों के पास डिटेक्टिव फोर्ड मिली। उसने बस इतना कहा, तुमने सही किया। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि सही करने की कीमत बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी अगर मैं वापस समय में जा सकता तब भी मैं यही करता। अगले 6 हफ्ते मेरे लिए मानसिक युद्ध थे। हर दिन कोई नया लेटर, कोई नया कॉल। बैंक वाले कभी कभी ऐसे बात करते जैसे मैं ही अपराधी हूँ। सर, आप ही ने आवेदन किया होगा। मैं उन्हें कहता, मैंने नहीं किया, पुलिस केस चल रहा है। फिर वे कहते, ठीक है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और मेरे अंदर एक ही इच्छा रहती, बस मेरा नाम साफ हो जाए, बस मेरी जिंदगी वापस मिले। इन 6 हफ्तों में माँ ने एक भी बार कॉल नहीं किया। पापा ने सिर्फ एक मैसेज भेजा, तुम्हारे कारण घर में सब बिखर गया। मेरे कारण। मैंने फ़ोन बंद किया और देर तक दीवार को देखता रहा। फिर मैंने खुद से कहा, अगर सच बोलने से घर बिखरता है तो वो घर सच में घर था ही नहीं। ट्रायल से ठीक पहले बहन ने प्ली डील ले ली। डिटेक्टिव फोर्ड ने मुझे कॉल करके बताया, उसने गिल्टी प्लीड किया है। उसे प्रोबेशन, कम्युनिटी सर्विस और रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर मिलेगा। अगर वो नियम तोड़ेगी, जेल जाएगी। मैंने पूछा, कितना रेस्टिट्यूशन? फुल अमाउंट, इंटरेस्ट के साथ हर महीने पेमेंट। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया, सालों लगेंगे, लेकिन कम से कम कागज पर सच लिख दिया गया था। मैं पीड़ित हूँ, वो दोषी है। उस रात मैं अपने छोटे से फ्लैट में बैठा था। खिड़की से बाहर वही पार्किंग लॉट, वही सन्नाटा, लेकिन अंदर एक फर्क था। मैं अब खुद को कमजोर नहीं समझ रहा था। मैं अब अकेला जरूर था, लेकिन बेबस नहीं था। 3 दिन बाद पापा का कॉल आया। मैंने स्क्रीन पर नाम देखा तो दिल में अजीब सी जकड़न हुई। मैंने उठाया। ओपल, उनकी आवाज़ भारी थी। क्या हम मिल सकते हैं? अकेले? मैंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि शायद मैंने गलत किया। हम एक कॉफ़ी शॉप पर मिले। वो वही जगह थी जहाँ लोग कपल बनकर हंसते हैं, दोस्तों के ग्रुप बैठते हैं और बाहर से जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती है। पापा मेरे सामने बैठे थे। वो थके हुए लग रहे थे, जैसे किसी ने उनके अंदर का घमंड निकाल लिया हो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी माँ के लिए माफ़ी नहीं मांग सकता। वो अभी भी सोचती है तुमने परिवार तोड़ा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, परिवार तो बहन ने तोड़ा था। पापा ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मुझे अब पता है। फिर वो पहली बार मेरी आंखों में देख पाए। मैं कोर्ट में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ, मैं घर में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ। मैं डर गया था, शर्म, समाज, रिश्तेदार, सब। मैंने कहा, और मैं किससे डरूं पापा? वो चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम सही थे और मैं गलत। ये लाइन सुनकर मेरे अंदर कोई खुशी नहीं आई, बस एक खालीपन आया, क्योंकि इतना छोटा सा सत्य अगर वो पहले बोल देते तो मुझे इतना अकेला नहीं लड़ना पड़ता। मैंने उन्हें अपने नियम बताए। मैं किसी भी फैमिली फंक्शन में नहीं आऊँगा जहाँ वो होगी। आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं। और माँ अगर कभी बात करेगी तो सिर्फ तब जब वो सच में जिम्मेदारी ले। पापा ने कहा, ठीक है। मैंने कॉफ़ी की एक घोंट ली, कड़वी थी जैसे रिश्ते। धीरे धीरे मेरा क्रेडिट स्कोर सुधरने लगा। फ्रॉड, अकाउंट्स डिस्प्यूट के बाद हटने लगे। कुछ हटे, कुछ में समय लगा। हर महीने एक छोटा सा सुधार दिखता और मैं उसे ऐसे देखता जैसे कोई इंसान अपना खोया हुआ नाम वापस पा रहा हो। 6 महीने बाद पहला रेस्टिट्यूशन चेक आया। रकम बहुत छोटी थी, लेकिन वो पैसे से ज़्यादा कंफर्मेशन था कि अब ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही, ये कानून की नज़र में भी सच बन गई थी। ऑफिस में मेरे बॉस ने एक दिन बुलाया। मुझे लगा शायद मेरी परफॉर्मेंस गिरी है, पर उन्होंने कहा, हम तुम्हें प्रमोशन दे रहे हैं। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने दबाव में भी अपना इंटीग्रिटी नहीं छोड़ा और तुमने अपने काम में भी खुद को टूटने नहीं दिया। मैंने मन में सोचा, मैं टूट तो गया था, बस मैंने टुकड़े किसी को दिखाए नहीं। कई लोग पूछते हैं, क्या तुम्हें अफसोस है? सच बताऊं,
कुछ रातों में होता है मैं उस बहन को मिस करता हूँ जो मेरे दिमाग में थी, असल में नहीं मैं उस माँ को मिस करता हूँ जो मेरी कल्पना में थी। असल में नहीं मैं उस परिवार को मिस करता हूँ जो तस्वीरों में अच्छा दिखता था, सच्चाई में नहीं। लेकिन मैं अपने फैसले पर अफसोस नहीं करता क्योंकि अगर मैं चुप रहता तो मैं आज भी अपने नाम की कब्र पर खड़ा होता। और अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो मुझे थेरेपी में समझ आई। मेरे थेरेपिस्ट ने कहा, लोग अक्सर लव और टॉलरेंस को एक ही चीज समझ लेते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप हर गलत चीज सहते रहो। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप खुद को मिटाते रहो ताकि दूसरे आराम से गलत करते रहें। और सबसे बड़ी बात, खून का रिश्ता सुरक्षा की गारंटी नहीं होता। अगर कोई आपको ड्रामेटिक कहकर आपकी सीमा तोड़ रहा है तो समझ लो उसे आपकी सीमा से ही दिक्कत है। आज मैं किसी को भी अपना पर्सनल डिटेल ऐसे नहीं देता, परिवार हो या दोस्त, मैं ना कहना सीख रहा हूँ। और ना कहना बेदर्दी नहीं है, ये आत्मरक्षा है। और अगर आप इस कहानी में कहीं भी खुद को देख पा रहे हो, अगर आपके साथ भी किसी ने आपका फायदा उठाया है, आपको गिल्ट में बांधा है, आपको परिवार के नाम पर दबाया है, तो एक बात याद रखना, खुद को चुनना गुनाह नहीं है। मैंने उस दिन कोर्ट में अपनी माँ को रोते देखा और वो आंसू मुझे कमज़ोर नहीं कर पाए क्योंकि जज के उस एक सवाल ने सब साफ कर दिया। जब अपराध हुआ तब किसने साथ दिया और किसने सिर्फ परिवार का कार्ड खेलकर अपराधी को बचाया। अब मैं अंत में आपसे बस 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहला, अगर आप अभी भी यहाँ तक मेरे साथ हैं तो कमेंट में इंसाफ लिख दो ताकि मुझे पता चले कि आप पूरा सुन रहे थे। दूसरा, अगर आपको ऐसी सच्ची, भावनात्मक और जिंदगी बदल देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ये छोटा सा सपोर्ट मेरे जैसे बहुत लोगों की आवाज़ बनता है जिन्हें घर में कभी आवाज़ नहीं मिली। और हाँ, एक सवाल जो मैं अब हर किसी से पूछता हूँ, अगर कल आपके अपने ही लोग आपको तोड़ने लगे तो क्या आप खुद को बचाने के लिए खड़े हो पाओगे? क्योंकि मैंने खड़े होकर एक परिवार खोया लेकिन एक जिंदगी वापस पाई।